नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी को बहुत बहुत साल हो गए और अगर किसी की स्थिति नहीं बदली और बदतर हुई है तो वो है मेरे किसान भाई बहनों की। आज डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बन जाएगा, आईएएस का बेटा भी आईएएस बन जाएगा, नेता का बेटा तो नेता ही बनेगा और हो सकता है कोई सी फौजी का बच्चा भी फौज में चला जाएगा, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता। सरकारें आती जाती रहती हैं, किसान की स्थिति वही रहती है। राजस्थान सरकार एक नया इनिशिएटिव लेकर आई है, ग्राम 2016। आइए जानते हैं इसके बारे में। ग्राम 2016 ये किस तरह से बदलेगा मेरे किसान भाई बहनों की ज़िंदगी को, और इसके लिए हमारे साथ हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मिस नीलकमल दरबारी। आपका बहुत बहुत स्वागत मैडम। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे ख्याल से ग्राम 2016 से जो हमारी उम्मीदें हैं, जो मैंने अभी कही, उससे आप भी शायद इसी उम्मीद के साथ ये कर रही होंगी, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2016। बहुत भारी भरकम शब्द लगा, तो हमने सोचा कि ग्राम 2016 जो आपका एक्रोनिम है वो कहीं ना कहीं दिल को छूता है, क्योंकि ग्राम मतलब कि हमारे किसान भाई बहन, हमारे गांव से जुड़ा हुआ। क्या है मैडम ये ग्राम 2016? ग्राम 2016 जैसा कि आपने सही पकड़ा है, हमारे किसान भाई बहनों को, पशुपालक भाई बहनों को विकास की धुरी से जोड़ने का एक प्रयास है। क्योंकि समा वो पृथक रह गए हैं, दूर रह गए हैं उससे। मैं ये नहीं कहूँगी कि पृथक रह गए हैं, परंतु उनकी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो उस कमियों को आइडेंटिफाई करके और उस कमी को पूरा करने का एक ये प्रयास है जो हम ग्राम के प्लेटफॉर्म से देने का कर रहे हैं। तो एक ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, चाहे वो हमारा, मैंने कहा कि केंद्र तो इसका किसान है जी, अब उसके चारों तरफ जो स्टेक होल्डर है वो आएगा, चाहे वो हमारा शिक्षाविद हो, इंटेलेक्चुअल हो, थॉट लीडर हो, चाहे वो हमारे जो बीज से संबंधित वाले हों, चाहे वो हमारी नई प्रथाएं जो कृषि से जुड़ी हैं वो हों, चाहे फाइनेंस वाले हों, चाहे इंश्योरेंस वाले हों, जितने भी इनपुट आते हैं कृषि को एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए, उन सबको हमने इस प्लेटफॉर्म पे एकत्रित तो मैडम ये कोई स्कीम है या 9 से 11 तक एक तरह का एक सेमिनार है, एक कॉन्फ्रेंस है, एक सब लोग एकत्रित होंगे और फिर उसके बारे में बाद में एक वाकई एक फैक्ट निकलेगा कि भाई कहाँ पे किसने क्या गेन किया? ये एक स्कीम है, सरकारी स्कीम की तरह चलती रहेगी? ये स्कीम नहीं है, और ये चलती तो यूं रहेगी कि हम किसान के बारे में बराबर निरंतर कोई ना कोई प्रयास करते रहेंगे। वो तो सही। लेकिन 9 से 11 के बीच में तो हमारा ये एक इवेंट है, ठीक है। 9, 10 और 11 नवंबर को ये एक इवेंट है जिसमें कि हमने कहा कि किसान भाई आएंगे, एग्जीबिशंस लगेंगी यहाँ पे, और हमारी कॉन्फ्रेंसेस होंगी, जाजम बैठकें होंगी, और नई तकनीकी जितने भी विकास हुए हैं कृषि के क्षेत्र में, चाहे वो औजारों से संबंधित हो, चाहे वो मशीनों से संबंधित हो, चाहे बीज से संबंधित हो, या कोई नई प्रक्रिया चली हो उससे संबंधित हो, सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित हो, या पॉली हाउस से संबंधित हो, इनके बारे में हम लगाएंगे प्रदर्शनियां और जानकारी देंगे किसान भाइयों को कि नई पीढ़ी को किस प्रकार से खेती से जुड़ना चाहिए और कैसे वो ल्यूक्रेटिव हो सकती है। कैसे वो प्रश्न तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं। सबसे पहली बात कि भाई आपके ये क्या जो आपका 9 से 11 है, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स और मैन्युफैक्चरर्स तक ही सीमित रह जाएगा या हमारे किसान भाई इसमें बहुत बड़ा हिस्सा बनेंगे? लेकिन उससे पहले जो मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रश्न हो रहा है, आपने जैसे ये बताया ना कि जो 9 से 11 तक एक इवेंट है, अलग अलग जगह से लोग आएंगे, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, एग्जीबिशन होंगे, तो मैडम मेरे को रिसर्जेंट राजस्थान याद आ गया। मुझे वो बहुत सारे MOU याद आ गए जो साइन हुए थे, और मुझे वो एड़ियों पे खड़े हुए लोग याद आ गए जो अभी तक उस पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आया नहीं है, जिसमें से हमें भी पता है कि कितना प्रतिशत आया। देखिए, रिसर्जेंट राजस्थान एक अलग किस्म का कार्यक्रम था। वो निवेश से संबंधित कार्यक्रम था। निवेश आने में समय लगता है, आएगा, किंतु ये जो कार्यक्रम हमने डिज़ाइन किया है ग्राम, इसकी धुरी तो किसान है, और किसान से संबंधित जो भी हम कर सकते हैं उसकी आय में सन 2022 तक कैसे हम उसको दुगना करें, उससे जो चीज़ जुड़ सकती है वो उसमें लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसको RR से तो ना आप तुलना करें, इसको एक अन्य प्रकार के एक इनिशिएटिव में देखें आप इसको कि ये कैसे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है। बिल्कुल, हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इसको एवरग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में लेकर के आए, कि यही शुरुआत हम एक करने जा रहे हैं कि निरंतर किस प्रकार से किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़े, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है, लेकिन किसान की आय में वो वृद्धि नहीं हो पाती है जितनी कि हम सोचते हैं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो सब एक इकट्ठी होनी चाहिए।
एक चीज से नहीं प्रयास होता। उन्नत बीज भी आ गए, ठीक है, उन्नत फर्टिलाइजर्स भी आ गए, प्लांट प्रोटेक्शन के दूसरे मेजर्स भी आ गए, परंतु कहीं ना कहीं किसान को वो आय नहीं प्राप्त हो पाती है। मैडम, आप लोग कह रहे हैं कि ग्राम 2016 में 50,000 किसान इसमें भाग लेंगे, तो मैडम ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पर वो रिसर्चर्स तो बैठ के अंग्रेजी में भाषण दे रहे हैं और हमारे किसान भाइयों के लिए कोई जगह नहीं, और 50,000 किसान, मैडम जयपुर में तो 50,000 किसान है नहीं, कहाँ से लाएंगे किसान? तो क्या इंतजाम करे हैं आपने? किस तरह से मेरा किसान भाई जो बदलना चाहता है अपने आप को, जो तैयार है कि हाँ मैं नई तकनीक अपनाऊंगा, लेकिन दूर दराज के इलाके में बैठा है, उसको आप जयपुर तक ग्राम 2016 तक कैसे लाएंगे, हम आपसे जानेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 9 से 11 नवंबर ग्राम 2016, कैसे पहुंचेंगे हम लोग जयपुर तक? कौन लेके आएगा हमें? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, और मैं सभी की जानकारी के लिए, आपके जितने भी दर्शक हैं और हमारे जो किसान भाई बहन हैं जो सुदूर प्रांतों में, सुदूर गांव में देश हमारे प्रांत के रहते हैं, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे प्रांत में 295 पंचायत समिति हैं, लगभग 40,000 हमारे गाँव हैं और 10,000 के करीब ग्राम पंचायतें हैं। हमने ये व्यवस्था की है कि हर पंचायत समिति से हर रोज इन 3 दिनों में 9, 10, 8, 9 और 10 तारीख को बसें चलेंगी, और वो एक पंचायत समिति से एक बस चलेगी और वो जयपुर आएगी। हर बस के ऊपर हमारे विभाग की तरफ से कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी रहेगा, किसानों को साथ लेकर के आएगा, उसका पूरा दायित्व होगा। नामबद्ध सूची, रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है और जिनका नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा। तो एक बहुत सुव्यवस्थित ढंग से हमने इसको प्लान किया है कि कौन सी बस कहाँ से कब चलेगी। किसानों को कुछ खर्चा देना पड़ेगा? नहीं जी नहीं, किसानों का कोई खर्चा नहीं होगा। हमने रास्ते के लिए भी जो हमारे अधिकारी हैं उनको हमने सुदृढ़ किया है, उनको हमने फंड्स अवेलेबल कराए हैं कि किसानों को रास्ते में कोई किसी प्रकार की कष्ट, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। वो उनको यहाँ लेकर के आएंगे, एक पर्टिकुलर प्लान के मुताबिक आएंगे वो यहाँ पे। उनको यहाँ पे जो हमारा JECC का स्थल है वहाँ पे लाएंगे, उनको दिन भर वहाँ पे नुमाइश का, प्रदर्शनी का वो दिखाएंगे। और जो कॉन्फ्रेंस की आपने बात कही थी कि अंग्रेजी में, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे हमने जाजम बैठकों का भी इंतजाम किया है। जाजम बैठक का तात्पर्य यह हुआ कि किसी एक विषय वस्तु के ऊपर जो उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर है, चाहे वो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किसी कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित है, वहाँ से एक टीम बन गई है। इसकी भी व्यवस्था बन चुकी है कि कितनी जाजम बैठकों के कितने स्थान होंगे, किन टॉपिक्स पे चर्चा होगी, कि बीज के बारे में चर्चा होगी, कि रोग के बारे में चर्चा होगी, कि प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा होगी। तो वो बैठ करके जाजम के ऊपर, और वहाँ पे एक प्रोफेसर और रीडर और इस प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं वो रहेंगे, और किसान अपना प्रश्न पूछेंगे और उनका जवाब दिया जाएगा। तो ये एक इंटरैक्टिव सी एक बैठक रहेगी जो किसानों के लिए होगी। उनकी अच्छी जो उनकी जो एक कौतूहल रहता है, एक जिज्ञासा रहती है, कोई नई तकनीक के बारे में जानना चाहे। मैडम, आप ये भी बात मानेंगे कि हमारे राजस्थान में अगर हम लोग लें तो अपन जौ, बाजरा, गेहूं तो है ही, उसके साथ साथ दालें, मसाले, तिलहन, इसबगोल की सबसे बड़ी खेती हमारे यहाँ होती है। और अब तो जो हमारे ये बेल पेपर्स, खीरे और खजूर, मतलब बहुत वाइड स्केल है जी हमारे यहाँ फार्मिंग का। केवल 14% भारत की एग्रीकल्चर भूमि हमारे पास है, लेकिन 22.22 मिलियन हेक्टेयर्स में भी हम लोग बहुत तरह की खेती करने लग रहे हैं। इतने एक्सपर्ट कहाँ से लाओगे भैया? मैं तो पूछती हूँ, मेरी चेरी में कीड़ा लग रहा है, दूसरा कहता है भी मेरे सरसों के जो मैं बीज लगाता हूँ उतना तेल नहीं निकलता, मुझे वो नहीं मिलती। एक्सपर्ट कहाँ से आएंगे इतने? हैं हमारे पास में 5 तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज स्टेट के अंदर हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट इन पे बैठता है। इसके अलावा हमारे पास में ICAR के यहाँ पे केंद्र हैं, विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड वो लोग यहाँ पे शोध करते हैं। उनको हमने आमंत्रित किया है, उनकी लिस्टें बन रही हैं। अभी आपने इसमें पशुधन नहीं जोड़ा, पशुधन से भी संबंधित बीमारियां होती हैं, पशुधन से संबंधित भी ज्ञान होता है। तो हमारा जो राजूवास यूनिवर्सिटी है वहाँ से विशेषज्ञ आएंगे। तो हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट हमारे पास में बन गई है। हर सेंटर पे जो ये जाजम का सेंटर होगा वहाँ पे कौन बैठेगा, किस विषय में बात करेगा, और मल्टीपल नॉलेज के लिए जो लोग चाहिए आपको। अचानक से कीटनाशक से लेकर के बात बदल जाती है प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर, जी हाँ, तो एक प्रोफेसर नहीं होगा वहाँ पे उस जाजम बैठक के ऊपर। उसमें हमने 3, 4, 5 लोगों की ड्यूटी एट अ टाइम लगाई हुई है, ताकि जितने भी प्रश्न हो सारे टैकल हो सके। जी हाँ, जी हाँ। मैं वापस प्रयास हम बहुत कर रहे हैं। जी हाँ, नहीं देखिए जी, प्रयास ही जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और अगर प्रयास भी सच्चे मन से और
प्रॉपर प्लानिंग से होते हैं तो वो सक्सेसफुल होते हैं। मैम अभी आपने बता रहे थे कि भाई वो किसानों को बसेस लेके आएंगी, मेरे को बीच में एक्सपर्ट ध्यान आ गया, मैं वापस वहीं पे जाती हूँ। मैम 50,000 किसान कहाँ ठहराओगे? नहीं, हमने व्यवस्था ये की है कि सुबह बस आएगी, दिन भर वो प्रदर्शनी देखेंगे, जाजम बैठक में भाग लेंगे, अपना खाने पीने का भी व्यवस्था हमने वहाँ पे कर दी है। और वो शाम के समय में अपना जो उनका अधिकारी, जो उस बस का अधिकारी है, वो उनको इकट्ठा करके वापस ले जाएगा। क्योंकि हम खेत से गांव से भी 2-2 दिन कौन दूर रहेगा, नहीं रह सकते हैं लोग, और फिर 50,000 को यहाँ पे ठहराने की क्षमता भी नहीं है, तो और रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और ये है कि 15,000 व्यक्ति एक दिन आएगा, 15,000 दूसरे दिन आएगा, इस तरीके से 3 दिन के अंदर हम लोग 45, 40, 50,000 आदमी आएंगे और अपना वापस चले जाएंगे। मैम अभी आप बात कर रहे थे कि देखिए बहुत सारी नई तकनीकें आई हैं और ग्राम 2016 कोशिश करेगा कि ये जो न्यू आइडियाज़ इन एग्रीकल्चर हैं ये अपने किसान भाई और बहनों तक पहुंचाया जाए। मैम एक दिक्कत ये भी आती है कि जो छोटा किसान है, जो प्रोग्रेसिव किसान है, जो एजुकेटेड किसान है, जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, जो प्रोटेक्टिव फार्मिंग कर रहा है, जो यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज ग्रो कर रहा है, वो तो ऑनलाइन इंटरनेट बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। जो मेरा छोटा किसान है मैम, जिसके पास आज अगली बीज का पैसा नहीं है, जिसके पास मशीनरी चाहता है लेकिन उसके पास इतना नहीं है कि वो मशीन खरीद सके, उस किसान के लिए ग्राम 2016 क्या देगा, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज भी हाल ये है कि अगर हम लोग सुनते हैं कि भाई हमारे जयपुर में जो हमारी राजधानी है उसमें कॉन्फ्रेंस है और बड़े जी खेती की बातें होंगी, तो हम सोचते हैं यार हमारा क्या काम, यही भैया अपना यहाँ पे पानी दो, 2 रोटी खाओ नमक के साथ और सो जाओ। मेरा वो छोटा किसान क्यों आया आपकी कॉन्फ्रेंस में मैडम? देखिए, पूरा कार्यक्रम हमने डिज़ाइन किया है छोटे किसान को ध्यान में रख के कि किस प्रकार से हम छोटे किसान पे, सबसे बड़ा गैप क्या है? सबसे बड़ा गैप मैं मानती हूँ 2 प्रकार का है, एक तो इन्फॉर्मेशन का है और एक फंडिंग का है, फाइनेंस का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ। तो ये पूरा जो कार्यक्रम हमने डिजाइन किया है, एक एस्पेक्ट तो हो गया इन्फॉर्मेशन फ्लो का कि कैसे नई से नई चीजों के बारे में जानकारी हम छोटे से छोटे किसान तक लेके जाएं। और वो एक किसान जाके 50 को बताएगा। जी हाँ, अब एक किसान एक गांव से आ रहा है, वो जाएगा जब लौट करके तो वो हमारा दूत बन के जाता है, बिल्कुल वो नई तकनीक का दूत बन के जाता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में बात को फैलाता है। और फिर वो वहाँ पे 50 लोग सुनेंगे, 100 लोग सुनेंगे, 10 लोग अपनाएंगे, 10 लोग भी अपनाते हैं अगर 1 साल के अंदर, तो मैं सोचती हूँ बहुत छोटा अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना। और इसके इस इंफॉर्मेशन फ्लो के साथ में हमने ये भी इंश्योर करना है कि जो फंडिंग है वो भी किसी तरह से इम्प्रूव हो किसान के लिए, जो भी फंडिंग होती है। तो सरकार की बड़ी सारी योजनाएं हैं जिसमें कि सब्सिडीज भी मिलती हैं बैंक के साथ, जिनकी भी जानकारी बहुत सारे किसानों को नहीं होती है ना। तो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसके मार्फत वो लोन ले सकते हैं, इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। हमारा तो आप इनके काउंटर्स लगा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, हम सारी इन्फॉर्मेशन जिस भी प्रकार की है, फाइनेंस से संबंधित है, चाहे वो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो तकनीकें हैं, हमने एक फोल्डर बना करके जानकारी लिख करके किसान को बैग देंगे हम, उस बैग के अंदर सारी ये जानकारियां होंगी। तो जो पढ़े लिखे किसान है वो पढ़ेंगे, नहीं तो उनके बच्चे पढ़ के उनको बताएं। हाँ, गांव में तो अब तो बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और अक्सर तो किसान भी पढ़ा लिखा बहुत हमारे किसान बहुत पढ़े लिखे। हमें अपने छोटे किसान की क्षमता पे शक नहीं करना चाहिए, बहुत एकदम कर्मठ है और एकदम जैसे कहना चाहिए हासिल करने को तैयार है। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन का गैप और एक फंडिंग का गैप, अगर ये हम 2 चीज दूर कर देते हैं, और टेक्नोलॉजी इन दोनों चीज में बहुत एक रोल प्ले करती है। अक्सर एक तकलीफ आती है कि जब हम लोग बात करते हैं कि भाई मैकेनाइजेशन की, कि भाई तुम जो चीज़ हाथ से या जानवरों से करोगे, तुम मशीन से करोगे तो तुम अपना टाइम भी सेव करते हो, ज़्यादा कर सकते हो, साल में आप 2 की जगह 3 फसल निकाल सकते हो। लेकिन मैम मैं तो नहीं एफर्ट कर सकती आपका ट्रैक्टर और आपकी ये मशीन खरीद करनी, तो क्या करें हम? करना भी नहीं चाहिए। हाँ। हमारे किसान भाइयों में, हाँ जी, करना भी आवश्यकता भी नहीं है। और किसान भाइयों में एक होड़ सी लग जाती है कभी कभी कि भाई हमारे पड़ोसी, तो मैं भी लूंगा। हाँ जी। और वो होता क्या है कि साल में 5 दिन 7 दिन आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करोगे, बाकी 360 दिन आपका वो खड़ा हुआ है और आप कर्जे के नीचे दबे जा रहे हैं। तो बेहतर ये होता है कि सामूहिक तौर पे कोई संपत्ति को हम अर्जित करें। जैसे कि हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला है कस्टम हायरिंग सेंटर का, यानी कि एक सेंटर कोई ऐसा विकसित किया जाए जो गांव का पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति हो, नौजवान हो, वो आए, या किसी कंपनी के मार्फत वो आए, कोई जो बड़ी कंपनी है जो कि चलाना चाहती है सेंटर को, वो आए और वो एक सेंटर ऐसा खोले जिसमें 10 लाख की लागत से या 15 लाख की लागत से, जिसका कि लोन उपलब्ध कराया जा सकता है, उसके साथ में सब्सिडी भी जुड़ी हुई है और कंपनी भी उसको फंडिंग करती है। तो एक सेंटर बनाए
जिसमें कि उसके पास में 1 या 2 ट्रैक्टर हो, ज़रूरत हो आप एक ट्रैक्टर मंगा लीजिए, चाहे रोटावेटर मंगा लीजिए, चाहे आप सीड ड्रिल मशीन मंगा लीजिए। आए आपने घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन जितनी आपकी आवश्यकता है आपने उसको हायर किया और वापस कर दिया। तो आप जो एक कैपिटल बर्डन है उसको नहीं इंक्रीज कर रहे हो आप। और वो ही एक जो संपत्ति अर्जित हुई है वो गांव के लिए, वो ग्रुप ऑफ विलेजर्स में काम आएगी, तरह तरह से लोग उसका यूज करेंगे। और मैं ये सोचती हूँ कि ये अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। नहीं बिल्कुल जी। और इससे जो एक फीलिंग आएगी कि भाई मतलब एक पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करने की, कि मुझे ये अगले साल भी इस्तेमाल करना है, जो कि कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं जी। चाहे ये पब्लिक प्रॉपर्टी ना भी हो, प्राइवेट ओनरशिप में भी हो, तो भी कम से कम यूज तो पब्लिक है। हाँ जी, हकदारी सब बिल्कुल। मैडम एक चीज है, मैं मेरे पास ये आपका एक कृषि हॉटलाइन का नंबर है, मैं जानना चाहूंगी कि 1800-1801-551 ये नंबर है, ये अभी हम लोग स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर हम लोग कभी भी बात कर सकते हैं हमारे किसान भाई? हाँ जी। और इस पे क्या प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं? कुछ भी? जी हाँ, कुछ भी। किसान कॉल सेंटर का ये नंबर है और इस पे आप जब भी चाहें कॉल करें और अपनी कोई अगर समस्या है उसका आप नोट करा दें। जहाँ तक प्रयास होता है आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। हमारी तरफ से कोई भी नई योजना आती है, कोई भी किसी चीज़ की जानकारी हमें देनी होती है, तो हम किसान कॉल सेंटर के मार्फत उसको किसानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इट्स एन इंटरैक्टिव लाइन, तो किसान भी उस पर कॉल कर सकते हैं और हम अपनी तरफ से कोई चीज़ किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं जाती रहती है। वापस आते हैं मैडम ग्राम 2016 के ऊपर। जैसे भी आपने बताया कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर कि भाई रिसर्चर्स, इंटेलेक्चुअल्स भी आ जाएंगे, कुछ एक मैन्युफैक्चरर्स, इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे जिनकी किसानों के लिए उनको फ़ायदा देने वाली चाहे मशीनरी है, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे कुछ भी है, और तीसरी तरफ किसान भी आ जाएंगे। I think it is a revolutionary this thing which will see far long term effects definitely. Yes, I think so. लेकिन जो एक पॉइंट जो है जिसमें अक्सर किसान मात खा जाता है वो आ जाता है कि वो खेती के बाद आज भी निर्भर है अपनी सरकार पर। सरकार प्राइस निकालती है तो किसान बेचता है, आधी से ज़्यादा चीज़ मिडल मैन ले जाती है। मार्केट ओरिएंटेड, सक्सेसफुल मार्केट ओरिएंटेड खेती को बनाने के लिए भी आप कुछ सोचेंगे इसमें? जी, ये भी आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है और एक बहुत विचारणीय बिंदु रहा है कृषि के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। मार्केट के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स हमने किए हैं ऑलरेडी। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ कि जो हमारा APMC एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट है, उसके तहत हमने जो फल एवं सब्जी के जो विक्रेता हैं उनको मुक्त कर दिया है इस आवश्यकता से कि वो अपनी उपज मंडी के मार्फत ही बेचें। अभी कहीं भी बेच सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए कोशिश करे, अगर मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी आती है, मान लीजिए चिप्स बनाने वाली कंपनी है, तो वो आए और अपना कारखाना लगाए तो लगाए, साथ के साथ में वो किसान से डायरेक्ट खरीद सकती है। तो किसान को एक अश्योर्ड प्राइस मिलेगी प्राइवेट। हाँ कि भैया मैं 100 किलो आलू लगाऊंगा तो मेरे इतने में जाएंगे, ये नहीं कि भाई सबने लगा लिया तो मेरा मार्केट गिर जाएगा। तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लॉन्ग टर्म सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें जो कंपनी है वो उनको बीज उपलब्ध करा क्वालिटी के हिसाब से करती है, अपनी क्वालिटी के हिसाब से बीज उपलब्ध करा देती है और बाय बैक अग्रीमेंट रहता है। तो उसमें एक अश्योर्ड सा रहता है किसान के लिए। और चीजें दालें और अनाज में आने का है। मैं ये कहती हूँ कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए दालें और अनाज से है। और मैं किसानों भाइयों को आपके चैनल के मार्फत ही कहना चाहूँगी कि जितनी भी डिमांड ओरिएंटेड फसलें हैं जो कि मार्केट में अच्छा मूल्य लाती हैं, हम उसको बोलते हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स बोलते हैं, उस पे काम करें। जैसे अभी हमने देखा कि किनोआ एक आया है पदार्थ जो कि बहुत ही हाई इन प्रोटीन, हाई इन ओमेगा 3 एंड वेरी न्यूट्रिटिव। तो उसकी खेती राजस्थान में शुरू की है हम लोगों ने भी। अब इस साल हम इसको कार्यक्रम के रूप में ले रहे हैं। मिनी किट्स का भी हम उसमें वितरण कर रहे हैं, मिनी सीड्स बांटेंगे किसानों को। तो जितना आप हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ चलोगे उतना ज़्यादा आपकी डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम्स कम होती जाएगी और उसके ये है कि मार्केट ड्रिवन हो जाएगा और इसी तरह मार्केट ओरिएंटेड और हम डिमांड ड्रिवन बना सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पानी बर्बाद करते हैं, पानी की बर्बादी कम करें। हम उतनी ही मात्रा में पानी का उपयोग किया जाए जितना कि फसल को आवश्यकता है। बिल्कुल जी मैडम, मार्केट ओरिएंटेड, हमारा कॉस्ट कम हो, नई तकनीकें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे किसानों की आवाज़ सुनी जाएगी। ETV परिवार की ओर से आपको इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी जज्बे के साथ अगर आपका और आपका डिपार्टमेंट लगा रहा तो आज नहीं तो कल किसानों की ज़िंदगी का भी तख्ता पलटेगा मैम, अच्छे दिन आएंगे। थैंक यू फॉर योर बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच जी।
तो जी ये थी चर्चा नीलकमल जी के साथ ग्राम 2016 पर। हम लोग भी आगे आएँ, अपनी सरकार का साथ दें, नई तकनीक अपनाएं, पानी बचाएं, और हाँ तभी हम लोग जो इस रेवोल्यूशन की बात करते हैं, अब ये सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन राजस्थान और संपूर्ण भारत के लिए। अगले शनिवार मैं फिर होंगी आपके बीच, तब तक जय हिंद।